हाँ, ये अगला चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। और इसके लिए आपको वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है ए, क्या है बताइए, ये एक दूसरा वेक्टर है बी। आप जानते हैं वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये एक 10 केजी का ब्लॉक है। अब ये चीज तुम ड्रॉ करो, हो जाओ शांत। 10 केजी का ब्लॉक है तो तुम ड्रॉ करो कि ये 10 केजी का है, तो तुम क्या करोगे? चुपचाप यहां पर ऐसे 10 लिख दोगे। ये तो नहीं ना पूछोगे कि सर किधर की तरफ ये 10 केजी है। लेकिन अगर मैंने बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करो, तब तुम मुझसे पूछोगे कि सर वो तो ठीक है कि 5 न्यूटन का ड्रॉ करना है, लेकिन किधर ड्रॉ करना है? तब मैं बोलूंगा कि अच्छा हाँ तुम इधर ड्रॉ करो, तो तुम ऐसे ड्रॉ कर दोगे 5 न्यूटन का फोर्स। बोलो जल्दी। तो ये जो मास है उसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए मास को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? जिनके पास डायरेक्शन ना हो। तो गजब आदमी हो भाई। बहुत खतरनाक इंसान हो। हाँ, मैंने बोला कि इधर 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 इधर, हाँ मैंने बोला कि क्या 10 केजी का मास है तो उसके लिए आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं थी। तो जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको स्केलर बोला जाता है। जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, उसको क्या बोला जाता है? तो फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, मास हो गया स्केलर क्वांटिटी। मैंने तुमसे ये भी कहा कि ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, वो ड्रॉ करिए। तो 10 न्यूटन जब आप ड्रॉ करिएगा ना, तो आप ऐसे ड्रॉ करिएगा। ये 5 न्यूटन है, अरे ये कितना है? 5 न्यूटन है। और अगर आपको 10 न्यूटन ड्रॉ करना है तो 5 का डबल ना है, तो हम लोग लेंथ को भी डबल कर देंगे। मैग्नीट्यूड डबल हुआ का मतलब लेंथ भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। अब वेक्टर के अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाना होता है ना, तो हम साइड में एक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, शॉर्टकट में इसको मॉड ऑफ वेक्टर ये भी बोला जाता है। अच्छा है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये भी बोला जाएगा ना। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, गेट बंद करिएगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर से ये तीर हटा लेंगे। तो सिर्फ ए अगर लिखा हुआ है कहीं, बोलो ना, ऊपर में ये एरो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को कैसे लिखोगे? नॉर्मल ऐसे बी से लिखोगे। जब आपको ए डॉट बी करना होता है तो आप ए लिखिएगा, डॉट लिखिएगा, फिर क्या करिएगा? बी लिखिएगा, ठीक है। इससे जो आपको आंसर मिलता है वो कैसा होता है? स्केलर होता है, ठीक है। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर है तो खाली मैग्नीट्यूड ही ना होगा, वो होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये चीज आपको याद रखना होगा। कभी भी पूछा जाएगा ए डॉट बी कितना होता है, आपको क्या बोलना है? ए बी कॉस थीटा। एक बार फिर से सब लोग मिल के बोलिए, ए डॉट बी कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। जिसमें ए क्या होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बोलो, बी क्या होता है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? स्केलर होता है। यानी जो कुछ भी मिलेगा वो एक स्केलर होगा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। चलिए, उसके बाद आप जानते हैं कि जो 6 डायरेक्शंस होती हैं, 2 पेन चाहिए मुझको, दीजिएगा। 6 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक। 6 डायरेक्शंस कौन कौन सा बताओ? आम बोलचाल की भाषा में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। लेकिन मैथमेटिक्स की बात करें, अच्छा है फिजिक्स की बात करें, तो जो 6 गो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का ना होता है, जिसमें इसको हम बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं माइनस एक्स, इसको बोला जाता है वाई, इसको बोला जाता है माइनस वाई। ये जो आपकी तरफ है वो हो गया जेड, और जो मेरी तरफ है वो हो गया माइनस जेड। तो इस तरीके से 6 डायरेक्शन होता है। इन 6 डायरेक्शंस को डिनोट करने के लिए हम लोग
इन 6 डायरेक्शंस को डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको याद होगा। तो बताइए एक्स वाई जेड, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड की तरफ जिन यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल होता है उनका नाम क्या है? तो आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर कहीं आई कैप दिखा समझ लीजिएगा वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस की तरफ है कि नहीं? अगर आपको जे कैप दिखा वाई एक्सिस की तरफ है, के कैप दिखा ये टाइटल की तरह होता है, देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि ये किस बिरादरी से बिलोंग करता है कि नहीं। तो अगर आई कैप है एक्स की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, जे कैप है तो वाई की तरफ, के कैप है तो जेड की तरफ, माइनस एक्स है तो बताइए माइनस आई कैप, ठीक है। माइनस वाई की तरफ माइनस जे कैप और माइनस जेड की तरह तो माइनस के कैप यूज होगा, ठीक है। चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कभी कोई ऐसा वेक्टर लिखा रहे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर है ना वो 3 वेक्टर्स को जोड़ के बनाया गया है। पहला वेक्टर कौन सा है? 3i कैप, बोलो ना। दूसरा वेक्टर कौन सा है? माइनस 2j कैप, नहीं पूरा बोलेंगे, माइनस 2j कैप बोलेंगे। और तीसरा वेक्टर कौन सा है? 4k कैप। इन तीनों को जोड़ के ये बनाया गया है, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर लिया जाए, चलिए उसको लिखा जाए माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी 3 वेक्टर्स को जोड़ के बनाया गया है। हमको यहाँ पे a डॉट b करना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट इन तरीके के वेक्टर्स का करना सबसे आसान चीज होता है। आपको बस इतना करना है कि आई कैप का कोफिशिएंट कितना है और यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? -3 आएगा। तो ये हो रहा -3। चलो फिर उसके बाद -2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, -8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर -8 लिख लीजिए आप। अच्छा ये भी -8 ही होगा, हाँ। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो -8 हो जाएगा और मिला जुला के कितना आ जाएगा? 16 या 3 19, -19 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो करना क्या है, आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, के कैप और के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी मिलेगा सबको जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा। एक आप बताइएगा, एक मैं आपको दूं। चलिए अभी बोलिए, बोलेगा कोई नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा खाली। अगर मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप है और वेक्टर बी, कोई बोलेगा नहीं, वेक्टर बी बराबर -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ऐसा करके है। आपको बताना है a डॉट बी कितना होगा, जल्दी a डॉट बी कितना होगा। तो पहले कर लो, मैं पूछूंगा तो बताना। मन ही मन आप लोग कर रहे हैं ना, मन ही मन करिए। आगे आंसर कितना आ रहा है? सब किसी का 12 आ रहा है। क्या बात करते हो? कहने का मतलब है कि तुम कहना चाह रहे हो कि सर यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट -2 है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर हमको -4 मिल जाएगा, ये बोलना चाह रहे हो। अब फिर बोल रहे हो कि सर यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट 2 है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अच्छा अब फिर यहाँ पर -4 इंटू -1 ना करेंगे, कोफिशिएंट -4 है और यहाँ पर -1 है, तो -4 इंटू -1 तुम बोल रहे हो कि सर प्लस में 4 हो जाएगा। अब प्लस में 4 हो जाएगा, कह रहे हो कि ये कट जाएगा और आंसर 12 आ जाएगा। एकदम सही बोल रहे हो, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये आसान चीज होता है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर का सबसे आसान चीज है। अगर इस फॉर्म में दिया रहे, ऐसा फोटो के फॉर्म में दिया रहे, तो चुपचाप करेंगे a b cos थीटा, कहानी खत्म। और अगर इस फॉर्म में दिया रहे तो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट। क्लियर है? तो हम इन कॉन्सेप्ट्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और याद दिलाता हूं। आप बताइएगा कि अगर ये कोई वेक्टर ए है और ये एंगल कितना है? थीटा है, और इसका आपको कॉम्पोनेंट तोड़ना है। कॉम्पोनेंट कैसे तोड़ा जाता है? मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ना चाहता हूं, कैसे तोड़ूं? तो इसके टिप से, 1 मिनट पहले रुको ना यार, पहले तुम लोग बताने लगता है, पहले तो तोड़ो तुम उसको, तब ना नाम लिखोगे। इसके टिप से हम एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहां से यहां तक का जो हाँ वेक्टर होगा, मतलब ओरिजिन से इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, वही होगा इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। ये एक्स और ये क्या है? वाई है। अरे बोलो बाबू, ठीक है। चलिए, अगर इसका एक y कंपोनेंट आपको तोड़ना है तो क्या करिएगा? इसके टिप से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। अरे बोलिए जल्दी। तो इसको बोला जाएगा वेक्टर ए का y कंपोनेंट। सवाल यह है कि ये कितना होगा? तो याद किया है आप लोगों ने कि जब हम थीटा की तरफ घूमते हैं, देखिए कॉस यूज करते हैं, थीटा की तरफ घूमते हैं तो बैक, तेरे की क्या लिख रहा हूं मैं, पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उसको तो, उसके मैग्नीट्यूड को तो लिख लो। किसका कंपोनेंट तोड़ना है? वेक्टर ए का कंपोनेंट तोड़ना है, उसका मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, कितना होगा? ए होगा। और चूंकि आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं तो आप लिखते हैं कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। और जो कंपोनेंट इधर टूटेगा, आप थीटा से दूर ना जा रहे हैं, तो थीटा से दूर जा रहे हैं तो आप क्या लिखिएगा? साइन लिखिएगा। तो पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो उसको तो लिख लो, किसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो? ए का, और उसके बाद लिखोगे साइन थीटा। तो याद बस इतना रखना है, थीटा की तरफ तो कॉस, थीटा से दूर तो साइन। लेकिन कॉस और साइन लिखने से हम जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। हाँ बोलो, ठीक, वेरी गुड। अब एक और चीज है, हम ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री पे कंपोनेंट कितना होता है? हमको इसका कंपोनेंट तोड़ना है इधर, तो कहने का मतलब हमको कितना घूमना है? हमको 90 डिग्री ना घूमना है। तो जब हम एंगल की तरफ घूमते हैं तो हम लोग साइन यूज करते हैं कि कॉस यूज करते हैं? अरे यार, एंगल की तरफ घूमते हो तो क्या यूज करते हो? यहाँ एंगल के रूप में 90 डिग्री है, तुम कॉस यूज करोगे? तुम लिखोगे इधर का कंपोनेंट अगर तोड़ रहे होगे तो ए कॉस कितना, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसे पता चला कि वेक्टर का 90 डिग्री पे कंपोनेंट होता है 0। कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट, यानी किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। बोलो ना, 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये तो मैं ऐसे भी बता रहा था कि जैसे इस पेन को यहाँ ऐसा रखा हुआ है तो ये कहीं नहीं जा रहा है, पता है कहाँ है? क्या है कि इसको इधर उधर ले जाने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। और तो ठीक है, पेन को अगर सीधा छोड़ दिया जाता तो नीचे जाता। अरे बोलो, यहाँ अगर मैं छोड़ दूँ तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे जाने की आज़ादी है इसके पास, और खींचने वाला फोर्स भी नीचे लग रहा है। लेकिन अब की बार फोर्स तो नीचे लग रहा है लेकिन नीचे जाने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। तो इसके पास आज़ादी इस डायरेक्शन में ना मूव करने की है, तो इस डायरेक्शन में क्या नहीं मूव कर रहा है? इसलिए मूव नहीं कर रहा है कि इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना हो जाएगा? 0। अरे जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। लेकिन जैसे ही मैंने तिरछा किया, अब जाने लगा कि नहीं? ये देखो, छोड़ रहा हूं, जाने लगा। तो अब क्यों जाने लगा? क्योंकि अब ये वाला एंगल 90 डिग्री थोड़े है। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आ जाएगा ना। और ये तो हमने रटा हुआ है, mg साइन थीटा आता है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये इफेक्ट कितना आता है? mg साइन थीटा आता है। तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ जाएगा और वही कंपोनेंट इसको खींच के लेके चला जाएगा। तो 90 डिग्री पे इफेक्ट कितना था? 0 था। इस बात को आप याद रखिएगा। एक बार फिर से बोलिए, किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पे इफेक्ट कितना होता है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है वर्क। क्या नाम है? वर्क, ठीक है। तो बाबू, वर्क किसी आदमी के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जाता है। वर्क किया जाता है किसी फोर्स के द्वारा। यानी किसी आदमी को भी अगर वर्क करना है तो उसको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। वर्क इज डन बाय अ फोर्स। आगे चल के पढ़ेंगे कि टॉर्क भी वर्क करता है, लेकिन टॉर्क भी फोर्स के जरिए ही पैदा किया जाता है। तो मिला जुला के एक लाइन में बोला जाए तो वर्क कौन करता है? फोर्स करता है। अगर आप फोर्स नहीं लगाइएगा तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, बोलो। और वर्क डन तभी माना जाएगा जब जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का मूवमेंट हो। मूवमेंट का मतलब हुआ
डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर फोर्स तो लगाया, लेकिन ये मूव कर रहा है क्या? इसका मतलब फोर्स लगाने के बावजूद भी मेरा वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। बोलिए, लेकिन मान लीजिए मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये देखिए इसके ऊपर ये मूव कर रहा है ना, तो बताओ क्या मैंने इसके ऊपर वर्क किया? हाँ, इसके ऊपर मैंने वर्क किया, क्योंकि मैंने फोर्स भी लगाया और मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट भी कराया। चलिए, तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूं, आप बताइएगा कहाँ वर्क हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। ये जैसे 2 एग्जाम्पल था और मैं आपको एग्जाम्पल दूं। चलिए, मैं चल रहा हूं ऐसे, बताइए किस फोर्स की वजह से मैं चल रहा हूं? किसकी वजह से चल रहा हूं? और कौन सा फोर्स है जो मेरी मदद कर रहा है चलने में? फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन आप लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि घिसटा तो नहीं ना रहा है, ठीक है। बताना है कि क्या यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, हाँ या ना? अरे फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग भी रहा है और मेरे ऊपर लग रहा है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहां आपने कहा कि वर्क हो रहा है। चलिए, मैं मान लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन ना लगा तो ऐसे ऐसे चल रहा हूं। अब यहां कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था। तो आपको बताना है कि क्या यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन ने वर्क किया है? नहीं नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ना था, तो आपने कहा कि सर उसने वर्क किया, ठीक है, मैं मान गया। बताइए यहां पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। अरे आवाज आ रहा है ना? आवाज इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा पैर घिसटा रहा है, और जब भी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करे तो वहां कौन सा फ्रिक्शन लगता है? तो बताओ ना, काइनेटिक फ्रिक्शन यहां वर्क कर रहा है। कोई है जो कह रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। चलिए, 2 एग्जाम्पल हो गया। अभी मैं बता नहीं रहा हूं कि कहां तुम सही और कहां गलत हो, मैं टोटल 4 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, मुझको मान लो सीढ़ी चढ़ना है, घर में हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, तो यहाँ मेरे पास भी एक सस्ता सा सीढ़ी है, इसमें मैं चढ़ के आपको दिखा रहा हूँ, और आपको बताना है कि वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से मैं ऊपर जाऊंगा। कौन सा फोर्स? क्या नहीं सुनाई दे रहा? क्या बाहुबली? ये बाहुबली कौन सा फोर्स? अरे एक मिनट रुको। अभी क्या है, अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, दोनों ने बैलेंस किया हुआ होगा एक दूसरे को, इसीलिए मैं रेस्ट में हूं। लेकिन देखो, मुझको ऊपर एक्सेलरेट करना है, अभी मैं रेस्ट में हूं, ऊपर जाने का मतलब वो एक्सेलरेट तो करना पड़ेगा ना। आपको बताना है वो कौन सा फोर्स है जो मेरी मदद करेगा ऊपर जाने में? ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, तो वो कहां से मेरी मदद करेगा? वो तो नीचे आने में मदद करेगा। बोलो, अगर धरती का सीना फट जाए तो मैं कहां जाऊंगा? किसकी वजह से जाऊंगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ऊपर जाना है तो कौन सा फोर्स लेके जाएगा? बायंट फोर्स। अरे यार, प्रभु मैं बताता हूं, नॉर्मल फोर्स, मेरे मेरे ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? तो मैं पता क्या करूंगा, मैं अपने इस पैर पे थोड़ा सा जोर डालूंगा। देखिए 1 मिनट, हाँ मतलब ठीक है, प्रेशर डालूंगा, जोर डालूंगा। आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए इस पैर पे ऐसे डालना पड़ता है ना, तो पता है मैं जब इस पर जोर डालूंगा ना, तो ऊपर लगने वाला नॉर्मल मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला फोर्स है वो ज्यादा हो गया, नीचे वाला फोर्स कम हो गया, तो नेट फोर्स मुझ पर कहां लगने लगा? तो इस वजह से मैं ऊपर एक्सेलरेट कर जाऊंगा। तो मैं ऊपर आया हूं कौन से फोर्स की वजह से? नॉर्मल फोर्स की वजह से, ठीक है। बोलिए, अब आप बताइए यहां नॉर्मल फोर्स का वर्क डन हुआ है कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी करिए। मैं किस फोर्स की वजह से ऊपर आया हूं? नॉर्मल की वजह से ही आया हूं। तो क्या नॉर्मल फोर्स ने वर्क किया है? हाँ किया है, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा का भी जवाब आप कहाँ है? चौथा, मान लीजिए कि मैं किसी लिफ्ट में खड़ा हूं, और आप बताइए ये लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो किस फोर्स की वजह से ऊपर सॉरी, तो लिफ्ट के साथ साथ मैं भी तो ऊपर जा रहा हूँगा। तो बताइए कौन से फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा हूँ? ऊपर लग रहा होगा कौन सा? नॉर्मल फोर्स। नीचे लग रहा है mg। कौन से फोर्स की वजह से मैं ऊपर जा रहा हूँ? बोलिए। अरे ऊपर अगर मैं जा रहा हूं तो कौन सा फोर्स मेरी मदद कर रहा है ऊपर ले जाने में? नॉर्मल फोर्स। और जाहिर सी बात है कि नॉर्मल mg से ज्यादा होगा, इसीलिए मेरा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा।
एक और बात है, क्या हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि ऊपर जाते समय रीडिंग बढ़ जाता है? क्यों रीडिंग बढ़ जाता है? क्योंकि नॉर्मल बढ़ जाता है। तो यहां पर भी मेरे चप्पल या जूता आप जो भी बोलिए, उस पे ये लिफ्ट का सरफेस जो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है, उसी नॉर्मल की वजह से मैं भी इस लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जा रहा हूं। यहां बताइए नॉर्मल ने वर्क किया कि नहीं? अरे तो 3 गो का आंसर तुमने क्या बोला था? तो इसका हाँ बोलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब आपको इसमें ट्विस्ट लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि 3 गो हाँ था, एगो ना जरूर होना चाहिए, क्योंकि सब अगर हाँ हाँ ही होता है तुम लोग खोज रहा है कुछ, है ना? तुम लोग कॉपी लेके आया है ना? कॉपी लेके आया है? अच्छा ठीक है, अभी अभी तुम लोग मेरा मूड खराब करो, बताता हूँ फिर। इसका आंसर तुम लोग क्या देना चाह रहे हो? कितने लोग ना कह रहे हैं कि यहाँ नॉर्मल का वर्क डन नहीं हुआ है? और मैं जानता हूं कि आप लोग, अच्छा इसमें से कितने लोग एक्सप्लेन भी करेंगे? तुम एक्सप्लेन करेगी, बताओ नॉर्मल ने वर्क क्यों नहीं किया है? कैसे, क्या बात कर रही है? ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो साथ साथ जो आदमी खड़ा है वो भी ऊपर जा रहा है। कहाँ रेस्ट में है तुम्हारे? अच्छा, कोई लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो तुम उसको देखोगे तो रेस्ट में तुमको दिखेगा? हद हाल है भाई। अरे कोई लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है, तुम जमीन पर खड़े होकर देखोगे तो वो लिफ्ट तुमको रेस्ट में दिखेगा। गलत बात है, कैसे रेस्ट में दिखेगा? हाँ, इसके रेस्पेक्ट में तुम बोल रही हो, इसके रेस्पेक्ट। अरे तो अपने रेस्पेक्ट में तो मैं भी रेस्ट में ही हूं, अपने रेस्पेक्ट में मैं भी रेस्ट में ही हूं। तुम्हारे रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं, अपने रेस्पेक्ट में मैं कैसा हूं? ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को कैसा मानता है? रेस्ट में मानता है। तो वैसे अगर अपने रेस्पेक्ट में देखा जाए तो दुनिया में कुछ भी मूव नहीं करता है कि नहीं? ठीक है, बैठिए, आपका एक्सप्लेनेशन गलत है। तो कोई और है जो एक्सप्लेन करेगा या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इसका आंसर भी मैं समझ रहा हूं कि आप लोग हाँ में ही दे रहे हैं। चलिए, इन 4 क्वेश्चंस में 2 जगह आप सही थे, 2 जगह आप गलत थे। अब कौन बताएगा कि कौन सी 2 जगह आप सही थे? अच्छा, ये यहाँ पे आप क्या थे, सही कि गलत? यहाँ पे आप लोग सही थे और इसमें आप लोग गलत थे, हैं? अच्छा, इसमें सही थे, इसमें हम लोग गलत हैं। अरे बाप रे, तो सही गलत में तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलो अब छोड़ो, हटाओ, ढेर सस्पेंस हो गया। अब सुनो और डेफिनेशन को थोड़ा गौर से समझना। वर्क तभी माना जाता है जब जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है वो पॉइंट मूव करे। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है वो पॉइंट मूव करना चाहिए। आप बताइए कि जब मैं चल रहा हूं तो बताइए अभी फ्रिक्शन मेरे कौन से पैर पे लग रहा है? इस पे लग रहा है, ये हवा में है, इस पे ना लग रहा है। भले मेरी पूरी बॉडी मूव कर रही है तो क्या है, लेकिन जहां पे फ्रिक्शन लग रहा है वो चीज मूव कर रहा है। माने मेरे चप्पल का जो सोल है वो मूव कर रहा है? अरे वो नहीं ना कर रहा है। इसका मतलब हुआ फ्रिक्शन ने वर्क नहीं किया। अब देखिए, अब मेरी पूरी बॉडी मूव करेगी, लेकिन अब कहां फ्रिक्शन लग रहा है? मेरे इस वाले चप्पल के सोल पे। वो तो मूव नहीं ना कर रहा है। तो जब भी मैं कदम रखता हूं तो जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा होता है, या पैर कहना ठीक नहीं रहेगा, जिन पॉइंट्स पे फ्रिक्शन लग रहा होता है वो पॉइंट्स तो मूव नहीं ना कर रहे हैं, तो यहां फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं माना जाएगा। पूरी बॉडी मूव करे, उसे क्या लेना देना है? तुम बताओ, अगर मान लो कि ये चप्पल है, क्या है बताओ, मैंने पैर सही चप्पल है, तो फ्रिक्शन लग किस पर रहा है? इस पर लग रहा है, समझ रहे हो? ये चीज मूव नहीं ना कर रहा है, तो इसीलिए फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें देखिएगा, जब मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, अच्छा ये तो आ जाएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन जिन पॉइंट्स पे लग रहा है, जाहिर सी बात है चप्पल के सोल पे लग रहा है, क्या वो पॉइंट्स मूव कर रही हैं? जितनी देर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उतनी देर बताइए वो चप्पल मूव कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब यहां वर्क डन हुआ है, यहां वर्क डन हुआ है। अब आप बताइए, जब मैं चढ़ा था इस पे तो बताइए क्या नॉर्मल ने वर्क किया? हाँ या ना?
जब मैं चढ़ रहा था तो बताओ अभी नॉर्मल मेरे कौन से पैर पे लग रहा है? मेरा पूरा बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन जिस पे नॉर्मल लगा था वो तो मूव नहीं ना किया। तो इसका मतलब यहाँ नॉर्मल का वर्क डन, सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, नॉर्मल का वर्क डन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जब लिफ्ट की बात आएगी, बोलिए ना, जब लिफ्ट की बात आएगी तो नॉर्मल जिन पॉइंट्स पे लग रहा है, क्या वो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं? अरे पूरा का पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है यार, पूरा का पूरा आदमी ऊपर जा रहा है। तो आदमी ऊपर जा रहा है, चप्पल वही रह जा रहा है, चप्पल खोल के लिफ्ट में चढ़ता है वो। ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि नॉर्मल जिन पॉइंट्स पे लग रहा है वो पॉइंट्स भी तो मूव कर रहे हैं, तो यहां नॉर्मल का वर्क डन माना जाएगा। क्लियर है? जिन पॉइंट्स पे फोर्स लगे उन पॉइंट्स का मूव करना जरूरी है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब सुनिए, आप कहीं भी पढ़िएगा तो वर्क डन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक पे फोर्स लगा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर, और बीच का एंगल कितना है? अगर थीटा है। पहले तो ये बताओ कि ये पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है? फोर्स लगे उधर, डिस्प्लेसमेंट हो इधर। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे बचपन में मान लो कि कोई चाबी वाला गाड़ी हम लोग खरीदते थे, कुछ दिन में चाबी वो खराब हो जाता था, तो उसका मशीन निकाल के फेंक देते थे। अब क्या करते थे बताओ? अरे क्या क्या करते थे? उसमें हम लोग ऐसे रस्सी बांध के ऐसे लौटा के नहीं ना खींचते थे, रस्सी बांध के हम लोग ऐसे खींचते थे उसको। तो आप बताइए, अगर ऐसे खींच रहे हैं तो फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किधर होता था? क्या ये कार हवाई जहाज बन जाता था? हम लोग इधर खींच रहे हैं तो इधर आने लगता था, वो चलता तो जमीन पे ही ना था। तो फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि फोर्स कहीं भी लगे, डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हो, सिचुएशन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये इसको लेके मत घबराइएगा कि सर उधर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर कहीं हो रहा है ना। वर्क डन का फॉर्मूला आपको बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि वर्क डन होता है एफ डॉट एस। क्या होता है? एफ डॉट एस। और जब हम इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो एफ डॉट एस का मतलब क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा होगा, ऐसा बताया जाएगा। फिर आपको इसमें 3 गो केस बताया जाएगा। पहला केस होगा जिसमें थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0 डिग्री। का मतलब हुआ कि फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। ये तो बहुत नॉर्मल सिचुएशन हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको अगर खींच रहा हूं, तो बताइए मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूं? इधर लगा रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? इधर ही हो रहा है। यही वाला सिचुएशन है ये, ठीक है। इस केस में बताओ वर्क डन कितना होगा? एफ इंटू एस इंटू और कॉस 0 डिग्री। बताइए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए। 1 होती है। तो हाँ, यहां से आपको मिलेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में जो तुमने वर्क पढ़ा है वो यही बताया गया होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी 9वीं क्लास में तुमको वर्क का सिर्फ एक केस बताया गया है। ओरिजिनल फॉर्मूला ये नहीं होता, ओरिजिनल फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा केस होगा, क्या हो अगर थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। का मतलब हुआ मान लो बाबू फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखिए पेन को मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, आप बताइए इस पेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। एक मिनट देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट कहां है? इधर है। तो आपको नहीं लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ऐसा हो सकता है। उस केस में वर्क डन अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे एफ एस कॉस कितना डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो पूरा का पूरा वर्क डन कितना हो गया? इसका मतलब हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन होता है 0, ठीक है। आपको ये बताया जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, का मतलब हुआ कि फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो, ये पॉसिबल है क्या? फोर्स लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, ऐसा पॉसिबल है? हाँ या ना? सबकी आवाज नहीं आ रही है यार। अच्छा एक काम करो ना यार, ऐसे समझो कि मान लो ऊख लदा हुआ टेलर जा रहा है कहीं। ईख नहीं समझते हैं आप लोग? तो ऊख के नाम पर कूख कह रहा है। ऊख वाला ठीक है, इधर देखो, अभी सीजन भी चल रहा है ना, अभी तो ऊख का कटाई चलता है।
मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी ट्रेलर में ऊख लदा हुआ है और वो ट्रेलर जा रहा है। अब इन रास्तों से तो कम जाता है, अब गांव से बिलोंग करते होइएगा तो आप देखते होइएगा इस समय जाम का सबसे बड़ा रीजन भी वही ट्रेलर्स होती है। दिन भर आप देखिएगा रोड पर ऊख का ट्रेलर जाता है। मान लो कभी गलती से अभी 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 मान लो ब्रेक हुआ है, इसके बाद का खैर इसके बाद तो आपको यहाँ नहीं रहना है, छुट्टी हो गया, आप बाहर निकले तब तो पता चला कि ऊख का ट्रेलर इधर से जा रहा है, तो क्या लगता है क्या होगा आपके साथ? है आप देख के छोड़ दीजिएगा, पकड़ के खींचना शुरू करिएगा। आप बताइए, आप उस पूरे ट्रेलर पे कहाँ फोर्स लगा रहे हैं? पीछे फोर्स लगा रहे हैं, तो ट्रेलर पीछे आने लगेगा। जा रहा था आगे जाने लगा पीछे। बाहुबली का दामाद हो तुम, ऐसा नहीं है, ठीक है? सुनो, तुम फोर्स लगा रहे हो इधर, लेकिन ट्रेलर अभी भी कहाँ जा रहा है? वो तो आगे ही ना जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ भले हम फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है ना। चाहे मान लो कि मैं कोई बहुत भारी चीज तुमको दे दूं, मान लो वो पूरा अलमीरा मैं बोलूं कि ऐसे हाथ करो, ठीक है, और वो पूरा अलमीरा मैं तुमको थमा दूं, अब बोलूं कि इसको पकड़ के रखो, तो तुम फोर्स कहाँ लगाओगे? तुम तो ऊपर ही ना लगाओगे पकड़ के रखने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो इतना भारी हो कि शायद आप उसको ना थाम पाए और वो कहाँ जाने लगे। तो भले हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, लेकिन फिर भी जा रहा है कहाँ? नीचे। ऐसा हो सकता है, ठीक है? बोलिए जल्दी। अच्छा, मान लीजिए कि फिल्मी सीन में मान लो कि कोई चलिए हीरोइन ही है, ठीक है, तो मान लो कि ऐसा हो सकता है ना कि कोई बहुत भारी आदमी जो है वो रेलिंग से नीचे गिर गया और कोई हल्का आदमी उसको पकड़ लिया, तो जाहिर सी बात है कि ये जिसने पकड़ा है वो उस पर फोर्स कहाँ लगाएगा? वो तो ऊपर ही लगाएगा। लेकिन अगर वो आदमी बहुत भारी है जो लटका हुआ है, तो क्या जरूरी है कि ये इसको खींच ही पाएगा? हो सकता है कि वो नीचे जाने लगे, हो सकता है कि ले दे ले नीचे ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऐसा हो सकता है। तो इस केस में बाबू वर्क डन किधर होगा बताओ? वर्क डन किधर होगा? सॉरी, कितना होगा, किधर होगा पूछ रहा हूं। तो F इंटू एस इंटू और कॉस कितना है? 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। तो यहां से आपको वर्क डन मिला -1 का माइनस तुम सामने लेके आ जाओ, फोर्स इंटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये चीज है, ठीक है? यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पॉजिटिव में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन नेगेटिव में, अब वही वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्क डन होता है कोई वर्क डन नहीं हुआ। ये बात समझ रहे हैं? तो ऐसा मतलब आपको बताया जाता है कि ये सब चीज होता है, ठीक है? कोई आपको एफ एस कॉस थीटा प्रूफ करके नहीं बताएगा, और कोई आपको ये नहीं बताएगा कि पॉजिटिव वर्क डन, ये जीरो वर्क डन, ये नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है। यानी क्या आपको ये चीज फील हुआ क्या कि हो क्या रहा है इधर? नहीं। पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब हुआ, जीरो वर्क डन का क्या मतलब हुआ? यहां पर भी फोर्स लगा था, यहां भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, वहां भी फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वहां नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। यहां भी फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां बोला जा रहा है वर्क डन 0 है। फॉर्मूले पे रख के ना आया है ये सब। हम लोगों ने फील कहां किया इस चीज को? कैसे है? नहीं, वो चीज मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ट्रैक्टर में तो तुम ये फील कर रहे थे कि फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उधर हो सकता है। ये वर्क डन नेगेटिव हो गया का मतलब क्या हुआ भाई ना? तो देखिए क्या है ना कि ये 2015 में मैं पढ़ा रहा था एक जगह, तो वहां मैंने ये बताया कि देखो बाबू वर्क डन इतना होता है, और ये 3 केस में वर्क डन पॉजिटिव, 0 और क्या है? नेगेटिव है। तो एक स्टूडेंट उठ के मुझसे बोला कि सर ये चीज फील नहीं हो पा रहा है कि मतलब ये पॉजिटिव वर्क डन क्यों आया, जीरो वर्क डन क्यों आया, चाहे नेगेटिव वर्क डन का प्रैक्टिकली महसूस नहीं हो पा रहा है। फॉर्मूले में डाल के तो सर आ गया, लेकिन क्या मतलब है इनका ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो उस समय मैंने एक एग्जाम्पल दिया था इन चीजों को फील कराने के लिए कि पॉजिटिव वर्क डन क्या है, नेगेटिव वर्क डन क्या है और
जीरो वर्क डन क्या है। तो क्या आप जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं? ठीक है, आइए हम लोग जल्दी से समझते हैं। सिचुएशन देखिए ऐसा है कि मान लीजिए आप बहुत अमीर आदमी बन गए हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ, बहुत अमीर आदमी आप बन गए हैं। ये आपका घर है और घर में कोई ऐसा कमरा है जिसमें एक अलमीरा रखा हुआ है। इस अलमीरे में सोने की ईंट भरी हुई है, पूरा एकदम पूरा भरा हुआ है। अब सोने की ईंट से भरा हुआ अलमीरा है, हल्का तो होगा नहीं, बहुत भारी होगा वो। तो किसी दिन उड़ते उड़ते खबर पहुंचा कि इनकम टैक्स का रेड पड़ने वाला है। तो इनकम टैक्स का रेड पड़ने वाला है तो क्या किया जाएगा? कोचिंग बंद हो जाएगा। तो हम इसको ठिकाने लगाएंगे ना, क्योंकि अगर सोने की ईंट तुमने खरीद के जमा किया है तो जाहिर सी बात है व्हाइट मनी तो ये होगा नहीं, आप कैश में जाके ईंट खरीद के लाए होंगे। ठीक है, और सोने में इन्वेस्ट करना जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। एक तो इतना सारा पैसा का इतना सा सोना होता है, तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, और ऊपर से सोने का दाम भी हर साल बढ़ते रहता है, तो अपने में कमा रहा है सब, है कि नहीं। तो आपको इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ना बाबू आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हिडन तहखाना है, बेसमेंट है। इधर कहीं ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये एगो बटन टाइप का है, जैसे दबा दोगे ना तो इसमें से फर्श हट जाएगा और एगो तहखाना टाइप का बन जाएगा। चाहे ऐसे समझिए ना कि शांत रहिए ना, ठीक है, ऐसे समझिए कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे देगा तो फिर वो तहखाना किस काम का? अब किसी को समझ ही में आ जाए कि यहाँ कुछ है तो तहखाना किस काम का? आप अलमीरे को अगर खिसका के वहां लेके चले जाते हैं ना, एक बटन दबा दीजिएगा तो यहाँ का जो फर्श है वो कहाँ चला जाएगा? वो अलमीरा को लेते हुए नीचे चला जाएगा और ऊपर एक नया फर्श आ जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर में क्या है। समझ रहे हैं? अब जो इतना अमीर आदमी है तो इतना जुगाड़ तो करेगा ना। हाँ ठीक है, मेन मुद्दा यही है कि हमको यहाँ से खिसका के वहां लेके चले जाना है। ये बहुत भारी है, तो आपसे अकेले तो खिसकेगा नहीं, आपके पास उतना फुर्सत भी नहीं। अमीर आदमी है आप, आपके एक एक मिनट की कीमत लाखों में है। अब वही है कि दिन भर हम लगा के अब खिसका के उधर लेके जाएं, तो इसके लिए आपने क्या किया कि आप 3 लालटेन से 4 मजदूर पकड़ के लाए। मजदूरों को आपने कह दिया कि तुमको इसको खिसका के यहाँ से यहाँ लेके आना, बस दिन भर में तुम लोग का यही काम है। और आप अपने काम पे अपने ऑफिस चले गए, क्योंकि क्या हुआ, आप अपने काम पे अपने ऑफिस चले गए। ठीक है, उस दिन भी तो आपको कमाना है। ठीक है, आपने उनको बता दिया है कि बस खिसका के वहां से वहां लेके चले जाना है। अब वो जो 4 मजदूर थे वो पागल खाने से भाग के आए हुए थे। ठीक है, हुआ क्या कि चारों लोग ना अच्छा ये रस्सी बंधा हुआ है ताकि हम पकड़ के इसको खींच सके बढ़िया से। ठीक है, हाँ, तो चारों लोग ना इधर से पकड़ के इसको खींच रहे थे, बड़ा धक्का धुक्की हो रहा था। अब छोटा सा अलमीरा है, 4 आदमी खींच रहे, धक्का धुक्की होगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार अलमीरे का 4 फेस है, हम लोग 4 आदमी हैं, तो सब लोग मिलके एक ही फेस पे धक्का लगा रहे हैं, चाहे एक ही फेस को खींच रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग चारों फेस से हम लोग खींचे। तो एक आदमी ना इधर से खींचने लगा। ठीक है, एक आदमी जो है वो पीछे वाले फेस से उधर से खींचने लगा। पागल है यार। अब एगो जो है वो इधर खींचने लगा और एगो इधर खींचने लगा, धक्का होने की वजह से, है कि नहीं। अब पहले सुनिए कि फोर्स ये लोग कितना लगा रहे हैं, तब आपको सिचुएशन समझ में आएगा। ये फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन, ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, ये फोर्स लगा रहा है चलो 10 न्यूटन, और ये भी कितना लगा रहा है 10 न्यूटन। यानी कि ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर है और ये बाकी सबसे ज्यादा फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन। सिचुएशन को बढ़िया से देखिए और बताइए आपका काम होगा कि नहीं। मेन बात यह है कि इसको खिसका के यहां तक पहुंचा देना है। फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करिए आप। ठीक है, हाँ, बहुत स्मूथ सरफेस है, काम होगा कि नहीं? हो जाएगा। अच्छा, आपका काम होगा, क्यों होगा बताइए। अच्छा, ये दोनों की वजह से होगा क्या? ये दोनों लोग कर क्या रहा है, बस एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? ये इसके फोर्स को बैलेंस करे, ये इसके फोर्स को बैलेंस करे, तो इन दोनों की वजह से तो आपका काम नहीं होगा। आपका काम होगा बस एक आदमी की वजह से। वो किसकी वजह से? इसकी वजह से। हाँ, इसका इफेक्ट तो है, लेकिन वो इफेक्ट काम बिगाड़ने वाला है, काम बनाने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो अल्टीमेटली काम हुआ, क्योंकि अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा सा 2D में ड्रॉ करें। 2D में कंपोनेंट भी हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन ये था कि
ये आपका ब्लॉक था, इधर लग गया था कितना 20 न्यूटन, इधर लग गया था 10 न्यूटन, इधर भी लग गया था और इधर भी लग गया था, और आपको यहाँ से खिसका के मान लीजिए यहाँ लेके जाना है, और ये कितना है बताइए 10 मीटर है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, हाँ काम तो हुआ है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, लेकिन इधर है 20 न्यूटन, इधर है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स इधर की तरफ 10 न्यूटन लगेगा ना। अब नेट फोर्स चूंकि इधर की तरफ लगा है तो इसीलिए वो खिसक के जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब हुआ क्या कि आप आए ऑफिस से और आपने सीसीटीवी कैमरा में ये सारा खेल देखा है कि कौन कैसे फोर्स लगा रहा था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, लगातार फोर्स तो ये लोग लगा ही रहे हैं ना, बोलिए ना, तो लगातार फोर्स लगा रहे हैं, थकेंगे ऑब्वियसली ये लोग ना। तो सब एकदम पसीना पसीना हुआ कि सर बड़ा मेहनत लगा है, हैं? चलिए अब मजदूरी निकालिए। तो सबसे पहले ये आएगा, तो क्या आप इसको मजदूरी दीजिएगा? हाँ, क्योंकि यही एक लौता है जिसकी वजह से आपका काम हुआ है, जिस पे आपका दिल खुश है, ठीक है। तो आप पूछिएगा कि अच्छा मजदूरी आप किस हिसाब से दीजिएगा? फोर्स के हिसाब से कि वर्क के हिसाब से? ये बताइए, फोर्स के हिसाब से कि वर्क के हिसाब से? काम के हिसाब से ना मजदूरी दिया जाता है। अब आप सोचिएगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि इसने कितना वर्क किया है। तो डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर होगा, एक होगा कि कितना फोर्स लगाया है और एक होगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया है इसने। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने 20 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको यहां से यहां तक लाया है, बोलो, और किसी दूसरे अलमीरे को यहां से यहां तक लाने में अगर 40 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा है, तो आपको क्या लग रहा है किसने ज्यादा मेहनत किया है? हम मेहनत को ही वर्क से कंपेयर करेंगे, किसने ज्यादा मेहनत किया है? इसने ज्यादा मेहनत किया, यानी इसने ज्यादा वर्क किया। एक बात हम लोग समझ गए कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी। अगर हम ज्यादा फोर्स लगा के कोई काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम ज्यादा थकेंगे, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बोलो ना। तो डबल फोर्स का मतलब डबल मेहनत। इसको अगर आप 50 रुपया दीजिएगा तो इसको आपको कितना देना होगा? 100 रुपया दीजिएगा, तब ना जाके इंसाफ होगा। तो एक चीज तो हम लोग समझ गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? सॉरी, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। दूसरा बताइए, मान लीजिए 20 न्यूटन ही फोर्स लगा के एक आदमी 10 मीटर लेके जाता है, समझना, और 20 न्यूटन का ही फोर्स लगा के, अब की बार हमने फोर्स को कांस्टेंट कर दिया, लेकिन एक आदमी 20 मीटर लेके जाता है, किसने ज्यादा मेहनत किया? किसने ज्यादा मेहनत किया? तो जिसने ज्यादा मेहनत किया उसने ज्यादा वर्क किया आपके लिए। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट डबल। अरे यार, यहां से यहां खिसका के लेके जाने में और यहां से वहां खिसका के लेके जाने में आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़ेगा दूसरे केस में। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डबल तो मेहनत भी डबल, मेहनत डबल का मतलब वर्क भी डबल। यानी कहीं ना कहीं वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ यही दो फैक्टर है, बाकी और फैक्टर तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब इन दोनों को कॉम्बाइन करिएगा तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप यहां से इसको हटाइएगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है। और मैं क्या कह रहा हूं, जब भी कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी का जन्म हो रहा होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग कितना लेंगे? 1 लेंगे, और हम लोग के की जगह पे 1 लिखेंगे, और बाकी क्या मिला? F इंटू एस मिला ना। तो इस प्रकार आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो आपने वर्क का फॉर्मूला अपने से डिराइव कर लिया। किस केस के लिए? इस केस के लिए। अरे इसी केस के लिए ना हम लोग देख रहे थे। हाँ ठीक है, क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप इसे पूछिएगा ये तुमने कितना फोर्स लगाया है, बोलेगा 20 न्यूटन, तो आप यहाँ 20 लिख लीजिएगा। बोलिए कितना तुमने डिस्प्लेसमेंट कराया है? 10 मीटर, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आंसर तो जूल में ना आएगा। तो इसने आपके लिए कितना वर्क किया? 200 जूल वर्क किया। तो 1 जूल, सॉरी 1 रुपया पर जूल के हिसाब से, 1 रुपया पर जूल के हिसाब से आप इसको कितना रुपया दे दीजिएगा? 200 रुपए दे दीजिएगा। ये बेचारा खुशी खुशी चला जाएगा। अब सुनो बाबू, अब सुनो, अब ये आएगा, ये बोलेगा हमको भी चाहिए मजदूरी। आपको क्या लग रहा है, आप इसको मजदूरी दीजिएगा? नहीं, समय नहीं है, बोलिए आप इसको मजदूरी दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? अच्छा तो नहीं, कितने लोग कह रहे हैं कि आप इसको मजदूरी दीजिएगा? क्या इसकी वजह से
आपका वर्क हुआ है, इस जो भी वर्क हुआ है उसमें इसका कोई योगदान है? नहीं योगदान है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर इफेक्ट कितना होता है। हमको डिस्प्लेसमेंट कहाँ कराना था? इधर कराना था, और ये फोर्स लगा रहा है इधर, तो इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट कितना आएगा? ये आपने पढ़ा है ना? अरे तो जब इस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं है तो इस डिस्प्लेसमेंट में इसका कोई रोल होगा क्या? नहीं ना। हम लोग फिजिक्स के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं, हम लोग कॉमन सेंस से समझ रहे हैं कि इसका इस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट होगा। वेक्टर का 90 डिग्री पे इफेक्ट कितना होता है? तो चूंकि इसके फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं है इस डायरेक्शन में, यानी इस डिस्प्लेसमेंट में इसका कोई रोल, तो जब रोल ही नहीं है तो हमारे हिसाब से इसने हमारे लिए कितना वर्क किया है? 0 वर्क किया है। अरे ये दोनों कर क्या रहा है? बस एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अरे बोलो जल्दी। यानी हम समझ गए कि हमने इसने हमारे लिए कोई वर्क नहीं किया है, तो इसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अब जब आप इसको ये बात समझा रहे होंगे, ये भी तो सुन रहा होगा, इसने भी तो वही गलती किया है, तो ये आपसे मजदूरी मांगने आएगा ही नहीं। ये समझ जाएगा कि मैंने भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है, इसका मतलब मेरे फोर्स का भी इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना होगा, यानी मेरा वर्क डन भी कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। तो चुपचाप मुंह लटका के ये दोनों चला जाएगा। ठीक है, वर्क डन 0। हाँ अब सुनिएगा, ये आएगा, ये मजदूरी मांगने आएगा। मारोगे पहले? हाँ बहुत बढ़िया। मतलब इसने आपका काम बिगाड़ा है ना, काम इसकी वजह से बिगड़ा है आपका। भले जबरदस्ती हो गया तो क्या, लेकिन वो तो आपका काम बिगाड़ रहा था। आप बताइए इसके साथ किया क्या जाए? क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए जैसे हमने इन दोनों को छोड़ दिया था? इन दोनों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसीलिए आपने कहा था कि तुम जाओ, तुमने मेरे लिए कोई वर्क किया नहीं है। इसके साथ क्या किया जाए? पता है इसके साथ क्या किया जाएगा? इससे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने कितना फोर्स लगाया, ये क्या बोलेगा? 10 न्यूटन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? क्या 10? बोलो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 100 जूल आया। तो 1 रुपया पर जूल के हिसाब से कितना? 100 रुपया हुआ ना? क्या लग रहा है? 100 रुपया हम इसको देंगे, 100 रुपया हम इससे ले लेंगे। बहुत खतरनाक बिजनेसमैन है हम, 1-1 रुपये की कीमत हमको पता है। 100 रुपया हम इसे ले लेंगे, और कौन बताएगा हम क्यों ले लेंगे इससे 100 रुपया? काम नहीं, बिजनेसमैन के हिसाब से सोच के बताओ, क्यों हमको इससे 100 रुपया लेना पड़ेगा? काम बिगाड़ा। अरे तो काम बिगाड़ा है तो 2-4 झापड़ लगा देना इसको। नहीं, नेगेटिव वर्क डन की तो बात ही नहीं आ रही है। अभी वही तो हमको प्रूफ करना है कि इसने आपके लिए कैसे नेगेटिव वर्क डन किया है। हाँ क्या बोल रहे हो? 100 रुपया हमको ज्यादा देना पड़ा है। किसको? इसको देना। पता है कहाँ है? क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो इसको बस कितना फोर्स लगाना पड़ता है? अरे बाबू, नेट फोर्स 10 ही न्यूटन ना है, तो ये 20 न्यूटन इसलिए लगाया है क्योंकि ये कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन। अगर ये नहीं होता तो इसको सिर्फ कितना लगाना पड़ता? 10 ही न्यूटन लगाना पड़ता। अरे यार, उतने ही देर में वो काम हो जाता। और अगर ये सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स लगाता तो बताइए आपको इसको कितना पैसा देना पड़ता? यानी इसकी वजह से आपको इसको 100 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। आप खतरनाक बिजनेसमैन हैं तो आप घाटे का सौदा नहीं करते हैं, तो वो 100 रुपया आपको इसे लेना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि इसने आपके लिए कोई वर्क नहीं किया है, इसने आपके लिए ऑब्वियसली वर्क किया है, लेकिन वो वर्क कैसा है? आपको इससे 100 रुपया लेना ना पड़ रहा है क्योंकि इसने आपके लिए नेगेटिव वर्क किया है। अरे बोलो जल्दी। तो इस सिचुएशन से क्लियर हो गया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन कैसा होगा? वो पॉजिटिव वर्क डन है हमारे लिए। बताइए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वर्क डन कैसा होगा? कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है।